गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और इसमें जो हम आज टॉपिक कवर करेंगे वो है एसिड शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो एसिड है वो वाटर के प्रेजेंस में ही अपने बिहेवियर को शो कर पाता है और उसके अब्सेंस में अपने बिहेवियर को शो नहीं कर पाता। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो ये आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। तो जो अम्ल है वो जल की अनुपस्थिति में अपने अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो पॉइंट लिखा गया है वो क्या है, द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। तो यहाँ पर जो एसिड है उसका जो बिहेवियर होता है, एसिडिक बिहेवियर, वो H+ आयंस के वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पर जो अम्ल का अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित होता है वो H+ आयंस के वजह से होता है। कहने का मतलब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बदमाश है। ठीक है, मुझे पता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाश है, लेकिन जब मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ उस बच्चे को तो आप कहते हो कि नहीं भैया ये तो बहुत ज़्यादा शरीफ लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा लग रहा है, ये कहीं से बदमाश नहीं लग रहा। तो जब तक वो अपनी बदमाशी नहीं दिखाएगा आप लोगों के सामने तब तक आप उससे बदमाश नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक सब्सटेंस जो है, मैं बोल रहा हूँ कि वो सब्सटेंस एसिड है। जैसे ये सब्सटेंस है, ये एसिड है, मुझे पता है ये एसिड है, लेकिन आप लोगों को कब पता चलेगा कि ये सब्सटेंस एसिड है? जब ये अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, जब ये अपना अम्लीय व्यवहार दिखाएगा तभी ये अम्ल कहलाएगा। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा मुझे पता है कि ये बच्चा जो है बदमाश है, लेकिन आपको कब पता चलेगा? जब ये अपनी बदमाशी दिखाएगा तभी आपको पता चलेगा कि ये बच्चा क्या है, बदमाश है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर होता है कि एक कोई जो सब्सटेंस है वो एसिड है, लेकिन वो एसिड कब कहलाएगा? जब वो अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एसिडिक बिहेवियर कब दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? कोई जो पदार्थ है वो अपना अम्लीय व्यवहार कैसे दिखाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि अगर कोई भी H+ आयंस को उत्पन्न कर पाता है, H+ आयंस को प्रोड्यूस कर पाता है, तो हम कहेंगे कि वो एसिडिक बिहेवियर को शो कर रहा है, वो अम्लीय व्यवहार को दिखा रहा है, और वो क्या कहलाएगा? फिर वो अम्ल कहलाएगा। अगर कोई भी सब्सटेंस H+ आयंस को प्रोड्यूस कर पाता है, जैसे ये सब्सटेंस है, अगर ये H+ आयंस को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ये एसिड है। ठीक है, क्योंकि ये H+ आयंस अगर प्रोड्यूस कर पा रहा है तो ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, ये अपना अम्लीय व्यवहार दिखा रहा है। और अगर ये अपना एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है तो हम कहें कि ये क्या है, एक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कोई जो सब्सटेंस है वो H+ आयंस कब प्रोड्यूस करता है, कोई जो पदार्थ है वो H+ आयंस को उत्पन्न कब करता है? तो यहाँ पर अगला पॉइंट यही बता रहा है हमें कि जो एसिड है वो H+ आयंस को कब प्रोड्यूस करता है, तो वो वाटर के प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने बोला कि ये सब्सटेंस एक एसिड है, ठीक है, लेकिन ये एसिड कब कहलाएगा? जब ये H+ आयंस को प्रोड्यूस कर पाएगा, उत्पन्न कर पाएगा। फिर H+ आयंस को अब ये कब उत्पन्न कर पाएगा? जब ये वाटर में डिसॉल्व होकर हो जाएगा, तभी ये H+ आयंस को उत्पन्न कर पाएगा। अगर ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता, जल में घुल नहीं पाता, तो ये H+ आयंस को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो समझ में आता है। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो H+ आयंस को अगर उत्पन्न करता है तो वो क्या कर रहा है, वो अपना एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक है, वो अपना एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है, अम्लीय व्यवहार दिखा रहा है। और ये H+ आयंस कब प्रोड्यूस होगा? जब वाटर होगा, जब पानी होगा। अगर पानी होगा ही नहीं तो H+ आयंस प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं होगा तो वहाँ पर जो भी सब्सटेंस है वो एसिड नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर के प्रेजेंस में ही क्या होता है, कोई अपना एसिड जो है वो एसिड कहलाता है। अगर वाटर नहीं होगा तो वो H+ आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और H+ आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं कर पाएगा, और वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा तो उसे हम एसिड नहीं कह सकते। ठीक है, अगर इसे हिंदी में हम बोले तो ऐसे बोलेंगे, कोई भी पदार्थ जो है वो अगर जल में घुल नहीं पा रहा है तो वो H+ आयंस को उत्पन्न नहीं कर पाएगा, और H+ आयंस को उत्पन्न नहीं कर पाएगा तो वो अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखा पाएगा, और अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखा पाएगा तो उसे हम अम्ल नहीं कह सकते, वो अम्ल नहीं कहलाएगा। ठीक
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जो एसिड है वो सिर्फ वाटर में ही क्या कर पाता है, वो सिर्फ वाटर में ही एसिडिक बिहेवियर दिखा पाता है, वो सिर्फ जल में ही अम्लीय व्यवहार दिखा पाता है, क्योंकि वो जल में ही क्या कर सकता है, H+ आयंस को उत्पन्न कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, बिना जल के वो H+ आयंस को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जो एसिड है वो अपना बिहेवियर वाटर में ही दिखाता है, और जब वाटर नहीं होता तो अपना बिहेवियर नहीं दिखाता। अब जैसे कि यहाँ पर किसी ने आपको बोला कि मैंने यहाँ पर एक एसिड लिया, एक सब्सटेंस लिया है, उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर उसी सब्सटेंस को अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया गया है। तो अभी होता क्या है कि वाटर में तो H+ आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं होते। तो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हुआ है वो तो H+ आयंस प्रोड्यूस कर देता है, तो मतलब वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है और वो एक एसिड है। लेकिन यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो अल्कोहल में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उत्पन्न नहीं कर पाता, इसलिए वो एसिड भी नहीं कहलाता। जबकि वो एसिड है लेकिन एसिड नहीं कहला पा रहा। ठीक है, उसे हम एसिड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते एसिड? क्योंकि वो H+ आयंस को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए हम यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इन द अब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म H+ आयंस। तो बिना वाटर के सब्सटेंस H+ आयंस को बना नहीं पाता, जिसके वजह से वो अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखा पाता, अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखा पाता, और वो अम्ल नहीं कहला पाता, वो एसिड नहीं कहला पाता। ठीक है, तो अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो जो शुष्क HCl लिटमस पत्र होता है वो शुष्क HCl गैस जो होता है वो लिटमस पत्र के रंग को बदल नहीं पाता। तो क्यों नहीं बदल पाता, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, ये हमने पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ये होगा कि ड्राई HCl गैस जो है वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को इसलिए नहीं बदल पाता क्योंकि वो H+ आयन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि वो H+ आयन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और H+ आयन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो वो लिटमस पेपर के कलर को भी चेंज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अपना क्या नहीं कहलाएगा, वो एसिड नहीं कहलाने वाला। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके शो कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, परख नली है, उसमें NaCl है और H2SO4 को मिला दिया गया है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर HCl गैस रिलीज होती है। अब ये जो HCl गैस होती है वो ड्राई HCl गैस होती है, वो शुष्क होती है। और जब यहाँ पर हम ड्राई लिटमस पेपर को पास में लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि जो HCl गैस है ना, ये डिसोसिएट नहीं हो पाता, ये टूट नहीं पाता। किसमें? H+ आयंस में टूट नहीं पाता। और अगर ये H+ आयंस में टूट नहीं पाएगा तो ये अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखा पाएगा, अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये अम्ल नहीं कहलाएगा। तो और ये जो अपना लिटमस पेपर होता है वो H+ आयंस को ही क्या कर पाता है, डिटेक्ट कर पाता है, जिसके वजह से वो अपने कलर में चेंज ला पाता है। तो यहाँ पर H+ आयंस आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर H+ आयंस आएंगे नहीं, जिसकी वजह से इसका कलर बदलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है कि यहाँ पर H+ आयंस प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये क्या कर पाए, अपना जो कलर है वो चेंज कर पाए। क्योंकि लिटमस पेपर जो होते हैं वो आयंस के प्रेजेंस में ही, आयंस की उपस्थिति में ही अपना रंग में परिवर्तन कर पाते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो गीला लिटमस पेपर होता है, जो वेट लिटमस पेपर होता है, जब उसे हम ड्राई HCl गैस के पास ले जाते हैं तो वो अपने कलर को चेंज कर लेता है। ठीक है, गीले लिटमस पेपर को जब हम HCl गैस के पास लेकर जाएंगे तो उसका रंग बदल जाएगा। तो क्यों बदलेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, द HCl गैस टर्न वेट लिटमस पेपर रेड बिकॉज इट डिसॉल्व इन द वाटर। क्योंकि भाई HCl जो है वो वाटर में डिसॉल्व होकर क्या करता है, H+ आयंस को प्रोड्यूस कर देता है, और H+ आयंस प्रोड्यूस करने के बाद जो H+ आयंस है वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो H+ आयंस वाटर के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O+ आयन, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और ये हाइड्रोनियम आयन जो है हमारे कहाँ पर पहुँच जाता है, लिटमस पेपर के ऊपर, और वहाँ पर वो अपने कलर को बदल देता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई गीला लिटमस पेपर जो है वो HCl गैस के कांटेक्ट में आने के बाद कलर में चेंज इसलिए कर पाता है क्योंकि HCl गैस जो है वो वाटर में डिसॉल्व होकर H+ आयंस को प्रोड्यूस कर देता है।
जिसके वजह से वहाँ पर जो लिटमस का कलर है वो बदल जाता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, प्रबल अम्ल के बारे में। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, पूरी तरीके से टूट जाए आयंस में और ज़्यादा मात्रा में H+ आयंस को प्रोड्यूस करें, इस तरह के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। बाकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अम्ल को, अगर मैं प्रबल अम्ल को हिंदी में डिफाइन करूँ तो ऐसे डिफाइन करेंगे, तो वह अम्ल जो जल में घुलने के बाद पूरी तरीके से टूट जाए और ज़्यादा मात्रा में H+ आयंस को उत्पन्न करे, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। बाकी यहाँ पर एक इक्वेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं HCl जो है वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है और वो H+ और Cl- आयन में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। वीक एसिड को अगर मुझे डिफाइन करना है, अगर मुझे दुर्बल अम्ल को परिभाषित करना है, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद पार्शियली आयोनाइज्ड हो। पार्शियली आयोनाइज्ड का मतलब आधा अधूरा टूटे, ठीक है। तो वो एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद पार्शियली आयोनाइज्ड हो जाता है और कम मात्रा में H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है, इस तरह के एसिड को हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो वह अम्ल जो जल में घुलने के बाद आंशिक रूप से टूटता है और कम मात्रा में H+ आयंस को उत्पन्न करता है, इस तरह के अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। बाकी एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, H2CO3 है, H2SO3 है और CH3COOH है। इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं, इसे सल्फरस एसिड कहते हैं और इसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एग्जांपल लिख कर दिखा दिया मैंने, जैसे इसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं और इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस है, और वीक बेस के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही है, बस थोड़े से चेंजेस करने हैं आपको। चेंजेस क्या करना है कि एसिड की जगह बेस लिखना है और H+ आयंस की जगह OH- आयन लिखना है, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे डिफाइन करना हो तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे बेस को, एंड बेस विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ क्या, OH- आयंस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इसे अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ तो हम ऐसे बताएंगे कि वह क्षारक जो जल में घुलने के बाद पूर्ण रूप से टूट जाए और ज़्यादा मात्रा में OH- आयन को उत्पन्न करे, इस तरह के क्षारक को हम प्रबल क्षारक कहते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि भाई वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कंप्लीटली OH- आयन में डिसोसिएट हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में OH- आयन को प्रोड्यूस करता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वीक बेस के बारे में, दुर्बल क्षारक के बारे में। तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये भी बिल्कुल वीक एसिड की तरह ही है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एसिड की जगह बस बेस कर देना है और H+ आयन की जगह OH- आयन कर देना है। डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी, और अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहता हूँ हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद पार्शियली आयोनाइज्ड हो जाए और कम अमाउंट में OH- आयन को प्रोड्यूस करे, इस तरह के एसिड को हम वीक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो वह क्षारक जो जल में घुलने के बाद आंशिक रूप से वियोजित हो जाए आयनों में और कम मात्रा में OH- आयन को उत्पन्न करे, इस तरह के क्षारक को हम दुर्बल क्षारक कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेस की। बेस को एक बार डिफाइन किया है दोबारा से, तो डिफाइन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हम एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं, वो है अल्कली, ठीक है, क्षार। तो क्षारक और क्षार इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो अब ये क्षारक क्या होता है, क्षार किसे कहते हैं, बेस क्या होता है, अल्कली किसे कहते हैं। तो बेस के लिए डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेस वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH- आयन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आपने गौर किया होगा कि शुरुआत से, चैप्टर की शुरुआत से और अभी तक हमने लगभग एसिड और बेसिस की 3 डेफिनेशन पढ़ ली हैं। पहली तो ये एसिड क्या होता है, वो जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन को प्रोड्यूस करता है, वो अपना एसिड कहलाता है। फिर तीसरी डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने कि वो एसिड होगा जो नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो लगभग हमने 3 डेफिनेशन पढ़ ली हैं, लेकिन जो हमें पेपर में डेफिनेशन लिखनी है वो ये वाली लिखनी है कि वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH- आयन को प्रोड्यूस करे वो बेस, जो H+ आयन को प्रोड्यूस करे वो एसिड, ठीक है। तो ये बेस का डेफिनेशन हो गया।
ठीक है। तो वह पदार्थ जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन को उत्पन्न कर पाएगा वही क्षारक कहलाएगा। फिर बात कर रहे हैं हम अल्कली की, क्षार की। तो अल्कली किसे कहते हैं? तो वाटर सोल्यूबल बेसिस, वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, सोल्यूबल हो सकते हैं, उन्हें हम अल्कली कहते हैं। तो जल में विलय क्षारक को ही क्षार कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या कर सकता है? वो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम अल्कली कह सकते हैं, उसे हम क्षार कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर इतना कुछ डिफरेंस देखा नहीं गया है, बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर अभी। अगर आप आगे 11th में साइंस लेते हैं तो जाकर इन्हें सेपरेटली पढ़ना पड़ता है, बेसिस को और अल्कली को। बाकी यहाँ पर अभी तो फिलहाल ऐसे ही पढ़ना है हमें, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है वो है व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। तो सभी क्षारकों में क्या समान होता है? तो सभी क्षारकों में OH माइनस आयंस जो होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। सभी बेसिस में OH माइनस आयंस कॉमन होता है। जैसे उसमें एसिड में H प्लस आयन कॉमन था, ऐसे यहाँ पर बेसिस में OH माइनस आयन कॉमन है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है बेसिस हैव बिटर इन टेस्ट। तो हम क्षारकों के गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, और उसमें जो पहला गुण है वो है कि जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। फिर दूसरा क्या है? बेसिस फील सोपी टू टच। तो यहाँ पर जो क्षारक होते हैं वो छूने में साबुन जैसे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी है बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो यहाँ पर जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। फिर चौथी प्रॉपर्टी ये है कि बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। क्षारक विद्युत का चालन करता है। तो जैसा कि हम देख भी चुके हैं कि जो एसिड होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर रीज़न पूछता है कोई कि भाई बेसिस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, जो क्षारक होते हैं वो विद्युत का चालन क्यों करते हैं, तो बिल्कुल सेम आंसर होता है एसिड वाला, कि बेस में आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। बेसिस में, क्षारकों में आयंस उपस्थित होते हैं जिसके कारण यहाँ पर विद्युत का चालन हो पाता है, ठीक है। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो जो क्षारक है वो कुछ ही धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या कर सकता है? हाइड्रोजन गैस को बना सकता है, जिसमें से एक रिएक्शन यहाँ पर लिखी गई है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? Na2ZnO2 बना लेता है, जिसे हम सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी जो अपना क्या बोलते हैं सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट में जो मेटल है वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में है, ठीक है। इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंपाउंड को याद रखना। तो ये पूछ सकता है, पूछा भी गया है कि सोडियम जिंकेट जो है उसका फॉर्मूला लिखकर बताओ, सोडियम जिंकेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद हम अगला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो ये बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ये वाली प्रॉपर्टी जो है हम पिछले उसमें भी पढ़ चुके हैं क्लासेस में, जिसमें क्या पढ़ा था हमने? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में इस प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। तो अम्लों के गुणधर्म में इस गुणधर्म को हमने पढ़ा था। इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि यहाँ पर जो एसिड और बेस होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, इसलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्षारक और अम्ल दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वास्तव में होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है? तो हम देखते हैं कि जो एसिड है, एसिड का H प्लस आयन और जो बेस का OH माइनस आयन है वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन करके वाटर फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर एसिड में जो H प्लस आयन है वो अगर बेस के OH माइनस आयन के बराबर होता है तो दोनों ही आपस में मिलकर क्या करते हैं? वाटर बना लेते हैं, और ना तो वहाँ पर H प्लस आयन बचता है और ना ही वहाँ पर OH माइनस आयन बचता है। तो दोनों में से कुछ नहीं बचता। अगर इन दोनों में से कुछ बच जाता, कोई सा भी आयन बच जाता, तो उसके हिसाब से वो जो सॉल्यूशन बनता उसे वही नाम दे दिया जाता। अगर H प्लस आयन बचता तो उसे हम एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर OH माइनस आयन बच जाता तो उसे हम बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसे हम आगे पढ़ेंगे आगे कि यहाँ पर सॉल्ट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बना है वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस दोनों जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जितना H प्लस आयन उत्पन्न हो रहा है उतना ही OH माइनस आयन उत्पन्न हो रहा है,
ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वास्तव में यही चीज़ होती है, एक्चुअली में यही होता है कि जो H+ और OH- आयन है वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं और वाटर को फॉर्म कर लेते हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी जो है वो अपनी ये है कि बेसिस जो है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो क्षारक हैं वो अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल को बनाएंगे। तो ये वाली जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये बिल्कुल रिएक्शन किसकी तरह है, ये रिएक्शन जो है वो बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है, इस वाले रिएक्शन की तरह है। जैसे यहाँ पर बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, सॉल्ट और वाटर बना रहा था, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा था, तो ऐसे यहाँ पर जो बेस है वो इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो यहाँ पर नॉन मेटल का ऑक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि तो इसका मतलब ये है, NMO का मतलब ये नॉन मेटल ऑक्साइड। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है कि वो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं, वो अम्ल के कुछ गुणधर्मों को दिखा रहे हैं। वो अम्ल नहीं है, वो एसिड नहीं है, बस वो क्या कर रहे हैं, वो एसिड की कुछ प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर अभी एक रिएक्शन लिखी हुई है हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है, और वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। जो CO2 है वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, सॉल्ट और वाटर बन जाता है। तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया इसका। जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो अम्ल और क्षारक की जो प्रबलता होती है उसे चेक करना है हमें। तो उसे कैसे चेक किया जा सकता है कि अम्ल और क्षारक जो है वो कितना प्रबल है, ठीक है। तो उसके लिए हमने pH स्केल बनाया। तो pH स्केल की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, कौन सा क्षारक कितना प्रबल है। तो अभी ये बोल सकते हो तुम कि भैया अभी तो हम एक डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, या फिर वीक एसिड किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो वहाँ से तो पता चल ही जाता है। हाँ, वो तो सही है, पता चल जाता है कि हाँ भाई जिसमें ज़्यादा H+ आयंस होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो प्रबल अम्ल, जिसमें कम होंगे वो दुर्बल अम्ल, वो वीक एसिड। ऐसी बेस के लिए था। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस एसिड में जो है वो H+ आयंस ज़्यादा हैं या कम है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर 4 बीकर है, इन चारों बीकर में क्या है, एसिड है, चारों बीकर में एसिड है। हमने चेक कर लिया लिटमस पेपर से। तो लिटमस पेपर से सिर्फ हम ये चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई चारों में एसिड है या बेस है। तो हमें चारों में पता तो चल गया कि एसिड है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। वो कैसे पता किया जा सकता है, तो उसको पता करने के लिए हमें यहाँ पर H+ आयंस के बारे में पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल होगा और कौन सा दुर्बल अम्ल होगा। जिसमें ज़्यादा H+ आयन होंगे वो प्रबल होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसमें कम होंगे वो दुर्बल होगा, वो वीक एसिड होगा। तो अब इसे पता कैसे किया जाए किसमें कम H+ आयन है। अब वहाँ से सॉल्यूशन से तो खुद नहीं बोलेगा ना निकल के H+ आयन कि हाँ भाई मैं इसमें ज़्यादा हूँ। तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हमने एक स्केल बनाया जिसका नाम है pH स्केल। तो यहाँ पर pH का मतलब क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब होता है पावर, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कि हाइड्रोजन वहाँ पर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक स्केल होती है जिसपे 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं, और 0 से अगर 7 के बीच में वैल्यू आती है तो हम उसे एसिड कहते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। अगर pH वैल्यू जो नंबर है pH का, अगर वो 0 से 7 के बीच में आया तो उसे अम्ल कहा जाएगा, उसे एसिड कहा जाएगा। और अगर 7 से 14 के बीच में नंबर आया तो उसे बेस कहा जाएगा। और अगर 7 नंबर आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, उदासीन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर 0 से 3.5 के बीच में वैल्यू आती है तो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा, प्रबल अम्ल कहा जाएगा। और अगर यहाँ पर 3.5 से 7 के बीच में वैल्यू आती है तो उसे वीक एसिड कहा जाएगा, उसे दुर्बल अम्ल कहा जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 से 10.5 के बीच में, 10.5 के बीच में अगर वैल्यू आती है तो उसे वीक बेस कहेंगे। और अगर 10.5 से
14 के बीच में वैल्यू आती है तो उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, उसे प्रबल क्षारक कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई थी कि जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन, उसमें H+ आयन भी होता है और OH- आयन भी होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर OH- आयन कैसे होता है, जैसे किसी ने बोला कि भाई एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पर जो विलयन है वो अम्लीय है तो अम्लीय विलयन में H+ आयन ही होने चाहिए, OH- आयन कहाँ से आ जाएंगे एसिड में। तो जैसा कि हम जानते हैं जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपना वाटर क्या हो जाता है, वाटर डिसोसिएट हो जाता है, और एसिड तो डिसोसिएट होता ही होता है, जो अपना वाटर है वो भी डिसोसिएट हो जाता है। जो वाटर है वो किस में डिसोसिएट हो जाता है, वो डिसोसिएट हो जाता है H+ और OH- आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, जो सॉल्यूशन बना है एसिड का उसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होगी और OH- आयन की मात्रा कम होगी, जिसकी वजह से उस सॉल्यूशन को, उस विलयन को हम एसिड कहेंगे। ऐसी बेसिक सॉल्यूशन में होता है। कोई हमसे अगर पूछे कि क्षारकीय विलयन में, बेसिक सॉल्यूशन में क्या H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई होते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन में कहाँ से आया H+ आयन, तो वही वाटर से आया। तो जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्षारक को जल में विलय किया जाता है, तो वहाँ पर जो पानी है, वाटर जो है वो टूट जाता है H+ और OH- आयन में, जहाँ से H+ आयंस आता है। H+ आयंस होते तो हैं लेकिन वो कम होते हैं और OH- आयन ज़्यादा होते हैं, इसलिए उस सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन कहा जाता है, क्षारकीय विलयन कहा जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन भी है NCERT में कि क्या जो एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें OH- आयंस होते हैं, अगर होते हैं तो उसे हम एसिड क्यों कहते हैं, उसे बेस क्यों नहीं कहा जाता। ठीक है। ऐसी बेसिक सॉल्यूशन को लेकर क्वेश्चन बना हुआ है NCERT में। तो इसका आंसर ये होगा, हम ऐसे बताएंगे कि हाँ भाई जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें OH- आयंस होते तो हैं, अम्लीय विलयन में OH- आयन होते तो हैं, लेकिन वो कम मात्रा में होते हैं, इसलिए उसे क्या, और H+ आयंस जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए उसे एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। ऐसी बेस को लेकर हम आंसर बता सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे पास जो स्केल होता है ना, उसमें H+ आयंस को मेजर करने के लिए भी होता है और OH- आयन को मेजर करने के लिए भी होता है। मतलब उस स्केल की मदद से आप H+ आयन को भी माप सकते हो और OH- आयन को भी माप सकते हो, लेकिन हम मापते किसे हैं, मेजर किसे करते हैं, सिर्फ H+ आयंस को मेजर करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो एसिडिक सॉल्यूशन है और बेसिक सॉल्यूशन है। अब जैसे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे कि अभी pH स्केल जो है वो क्या कर रहा है, वो H+ आयंस को मेजर कर रहा है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है। तो अब जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि हाँ चलो भैया हम एक चीज़ तो बता देंगे pH स्केल की मदद से कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, क्योंकि उनमें H+ आयंस होते हैं। तो वहाँ पर हम स्केल की मदद से मेजर कर लेंगे, माप लेंगे कि किसमें H+ आयंस ज़्यादा है और किसमें कम है, और बहुत ईजिली बता देंगे। ठीक है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में कैसे बताएंगे भैया कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा और वीक बेस कौन सा है, क्योंकि वहाँ पर तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक जानते थे कि वहाँ पर H+ आयंस होते ही नहीं है। H+ आयंस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो एसिड में होते हैं, ऐसा हम जानते थे, है ना। तो इस हिसाब से तो सिर्फ हम एसिड को ही कैटेगराइज कर पाएंगे, अम्ल को ही बता पाएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, हम बेस को नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें H+ आयंस तो होते ही नहीं है हमारे हिसाब से। लेकिन अब हमें पता चला कि भाई बेस में भी क्या होते हैं, H+ आयंस होते हैं, तो हम बेस में भी क्या कर सकते हैं, बेस में भी pH स्केल की मदद से H+ आयंस को माप कर, मेजर करके बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है, कौन सा प्रबल क्षारक है और कौन सा दुर्बल क्षारक है। तो ऐसे ही अगर आप OH- आयन को मेजर करना चाहते हैं एसिड में, तो H- आयन को ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो pH स्केल बना है उसे हम H+ आयंस को भी माप सकते हैं और OH- आयन को भी माप सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक को ही मेजर करते हैं, या तो H+ आयंस को मेजर करेंगे या तो OH- आयन को मेजर करेंगे, दोनों में, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने देख लिया कि एसिड और बेस दोनों में ही H+ आयंस होते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर बात ये आती है कि भाई हमें तो नंबर्स मालूम पड़ गए कि ये जो नंबर्स हैं, इस नंबर के हिसाब से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। ठीक है। लेकिन बात ये आ रही कि इसे मेजर कैसे किया जाता है, क्या स्केल को हम एसिड के अंदर डाल देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता।
हमारे पास एक चीज़ और होती है जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। तो जो सार्वत्रिक सूचक होता है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, वो बहुत सारे इंडिकेटर से मिलकर बना होता है, इसलिए उसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। तो अभी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होता है और पेपर के फॉर्म में भी होता है। तो हम पेपर को, जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 एसिडिक सॉल्यूशन है, तो उस पेपर को, यूनिवर्सल इंडिकेटर वाले पेपर को इन चारों सॉल्यूशन में डाला जाएगा और डालने के बाद उस पर कलर आएगा, जो अपना इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, उस पर एक कलर आएगा। तो चारों में जब डालेंगे तो चारों में अलग अलग कलर आएंगे। अब उस कलर को हम क्या करते हैं, पीएच स्केल के ऊपर क्या होते हैं, कलर्स होते हैं बहुत सारे। आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो वहाँ पर आपको कलर्स मिल जाएंगे पीएच स्केल के ऊपर। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर, सार्वत्रिक सूचक के ऊपर जो कलर आया है, उस कलर को हम पीएच स्केल के कलर से मैच करते हैं। फिर जिस कलर से मैच हो जाएगा उस कलर के नीचे एक नंबर लिखा होता है पीएच स्केल में। तो उस कलर के नीचे फिर हम नंबर देखते हैं, तो उस नंबर से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पीएच वैल्यू को पता करते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देनी है, जो पीएच वैल्यू होता है वो H+ आयंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे H+ आयंस बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे पीएच वैल्यू कम होती चली जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या होता है, 0 से 14 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊँ, अगर मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ तो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये वाली जो स्ट्रिप है वो कितनी मोटी, वो मोटी होती जा रही है। यहाँ पर स्ट्रिप की थिकनेस जो है, इस पट्टी की मोटाई जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर मैं राइट की तरफ आऊँ तो पट्टी की मोटाई कम होती जा रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इससे ये पता चल रहा है कि जब हम इस साइड होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं, तो H+ आयंस की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और पीएच वैल्यू कम होती है। जैसे कि आप देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 3.5 के बीच में होगा। तो अगर पीएच वैल्यू कम होता है तो H+ आयंस की वैल्यू, H+ आयंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और अगर यहाँ पर पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे मान लो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, 14 आ गई, तो यहाँ पर देख रहे हो आप, जो पट्टी की मोटाई है वो बहुत कम है। मतलब यहाँ पर जो H+ आयंस है वो बहुत ही कम है। तो H+ आयंस अगर बहुत कम होंगे तो वहाँ पर पीएच वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे ही यहाँ पर OH- आयन को लेकर दे रखा है। OH- आयन जो होता है वो उल्टा होता है H+ आयन का। जैसे यहाँ पर अगर पीएच वैल्यू क्या होगी, पीएच वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, पीएच वैल्यू को H+ आयन को लेकर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है OH- आयन के। ठीक है, जैसे यहाँ पर पीएच वैल्यू जो होता है वो H+ आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो पीएच वैल्यू होगी वो OH- आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी OH- आयन भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी एक डायग्राम है आपके एनसीईआरटी के बुक में जो H+ आयन और OH- आयन के मात्रा के बारे में बताता है, कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। ये जो पट्टी है, ये जो हमें यहाँ पर एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये किसके बारे में बताएगा, H+ और OH- आयन के कंसंट्रेशन के बारे में। कहने का मतलब उनके मात्रा के बारे में बताएगा। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम राइट में आते जाएंगे, जैसे पीएच की वैल्यू 13 है, 14 है, तो वहाँ पर क्या होगा, OH- आयन ज़्यादा होगा, पीएच की वैल्यू भी ज़्यादा है और OH- आयन भी ज़्यादा है। और अगर मैं लेफ्ट में होता हूँ तो पीएच की वैल्यू कम होगी। ठीक है, जैसे मान लो 3 है पीएच की वैल्यू, तो 3 पीएच की वैल्यू में जो OH- आयन होंगे वो कम होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि पीएच वैल्यू जो है वो 8 है, 8 पीएच वैल्यू है, तो आप बताओ यहाँ पर कि इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होगी या OH- आयन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 जो होगा वो कहीं यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कौन सी जो स्ट्रिप है वो ज़्यादा मोटी है, OH- आयन वाली जो स्ट्रिप है, जो पट्टी है, वो ज़्यादा मोटी है किससे, H+ आयन वाले से। तो हम कह सकते हैं OH- आयन जो होगा वो ज़्यादा होगा और H+ आयन जो होगा वो कम होगा।